शायद उसे विजय नाम से पुकार रहे थे। विराट ने झुंझलाते हुए कहा। ऑफिसर के तुरंत पसीने छूटने लगे। अरे नहीं, ये तो सच में विजय है, मुझे उसके फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये सोचते हुए उसने अपनी भौं से पसीना पोंछा। फिर वो फोन पर चिल्लाते हुए नाटक करने लगा। हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ओह, शायद डिस्पैचर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हे, तुम यहां आओ और जल्दी से डिस्पैचर को ठीक करो, इसमें आवाज नहीं आ रही है। ये कहते हुए उसने फोन रख दिया। विराट वहां स्तब्ध खड़ा था। ये क्या हो रहा था? उस ऑफिसर के साथ क्या गलत था? वो उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता था। डिस्पैचर में कोई समस्या नहीं थी। काफी देर बाद उसे होश आया। ऑफिसर जाहिर तौर पर डर गया था। उस व्यक्ति का नाम सुनकर वो इतना डर गया कि उसने तुरंत फोन काट दिया। क्या विजय केवल एक किसान नहीं था? एक पुलिस अधिकारी उससे इतना कैसे डर सकता है? क्या इसका मतलब यह था कि यह किसान एक बेहद खतरनाक व्यक्ति था कि पुलिस बल भी उससे निपटना नहीं चाहता था? विराट ने जब यह सोचा तो वो अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। ये देखो आयशा, यहाँ के सभी लोग हिंसक और असभ्य हैं। विराट आयशा की ओर दौड़ा और तुरंत कहा, यहां तक कि पुलिस भी यहां आने की हिम्मत नहीं करती। अगर तुमने शादी कर ली और यहां रहती हो तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, इसलिए मेरे साथ घर चलो। विजय ने उसे एक तरफ लात मारी। हिंसक और असभ्य से तेरा क्या मतलब है? पापड़ा गांव में ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी ईमानदार और जमीन से जुड़े लोग हैं। माहिरा, अधेड़ उम्र की औरत और अन्य लगभग एक साथ विजय को घूरने लगे और सोचने लगे कि उसने बिना उकसावे के 2 लोगों को थप्पड़ मारा। क्या वो इसे डाउन टू अर्थ कहता है? इसके बाद विजय ने शिवम और आयशा की ओर देखा, फिर उनसे मुस्कुराते हुए कहा, भाई शिवम और भाभी जी, चिंता मत करो, मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। ये सिर्फ शादी का खर्च है ना? मैं बिल भर दूंगा। इसे आप दोनों मेरी तरफ से शादी के उपहार के रूप में लेना। विजय, नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, शिवम ने तुरंत कहा। उसके मामा और मामी भी परेशान थे। विजय, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। हम तुम्हें शादी का खर्च देने के लिए कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम पैसे नहीं ले सकते हैं। कोई बात नहीं, विजय ने हाथ हिलाए। विराट मुस्कुराया। ओह, कितना बड़ा मुंह है। क्या तुझे लगता है कि तेरे जैसे किसान के पास 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं? क्या मजाक है? विजय मुस्कुराया और विराट से कहा, तूने क्या कहा था कि शादी के लिए तुम्हारे 5 लाख खर्च होने वाले हैं? चलो ठीक है, फिर मैं इसे 8 लाख रुपए कर देता हूं। नहीं, चलो इसे 10 लाख के साथ पूरा करते हैं। 10 लाख रुपए की बात सुनकर विराट बौखला गया। यहां तक कि मिस माहिरा, अधेड़ उम्र की औरत और विराट के सभी आदमी हैरान रह गए। यह लड़का क्या बात कर रहा है? 10 लाख रुपए? उसके जैसे किसान के पास किसी और की शादी के खर्च के लिए 10 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? कितना बड़ा मजाक है। शिवम और उसके माता पिता के चेहरे पर भी मूर्खतापूर्ण भाव थे। वो जानते थे कि विजय प्रतिभाशाली था और उसके पास कुछ पैसा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अमीर है। ये सफेद झूठ है। तेरे जैसा किसान अपने पूरे जीवन काल में 1 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा। अधेड़ उम्र की औरत ने अपने गालों को ढकते हुए उसका मजाक उड़ाया। विजय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना फोन निकाला और प्रभास का नंबर डायल किया। हेलो बिग ब्रो प्रभु, मेरे कजन भाई की शादी हो रही है, लेकिन वो थोड़ा छोटा है। क्या आप मेरे लिए 10 लाख रुपए नकद ला सकते हैं? ओह हाँ, और एक नई कार भी। वो कम से कम 15-20 लाख रुपए की होनी चाहिए। इसके बाद उसने फोन काट दिया। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम सिर्फ एक घटिया किसान हो। मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारे पास 10,000 रुपए भी हैं या नहीं। 10 लाख की तो बात ही मत करो। लेकिन इतना काफी नहीं था कि तुमने तो एक कार भी बुक कर ली जिसकी कीमत 15-20 लाख रुपए है। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अधेड़ उम्र की औरत ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा। तभी विराट ने भी कहा, वैसे मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम 10 लाख रुपए कैसे मंगाते हो। उसने सोचा कि यह एक बहुत बड़ा मजाक है। उस घटिया किसान के कपड़े बहुत खराब थे। उसे यह जानने में केवल एक नजर लगी कि वो एक गरीब किसान से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी यह गरीब आदमी शादी के खर्च की कीमत के रूप में लगभग 1 मिलियन रुपए देने की बात कर रहा था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। उसकी बातों से तो ऐसा लगा जैसे कि पैसा हाथों का मेल हो और एक कॉल लगाने के तुरंत बाद पैसा उड़ते हुए उसके पास आ जाएगा। अगर यह मजाक नहीं था तो क्या था?
अगर यह आदमी बेवकूफ नहीं था तो वो सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो कभी भी उसके झांसे में नहीं आने वाला था। इसके बजाय वो इस लड़के को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहता था। मिस माहिरा बगल में खड़ी थी। जब उसने विजय, शिवम और बाकी लोगों की ओर देखा तो उसका भाव सदमे और संदेह से भरा हुआ था। उसके सामने खड़ा लड़का ना तो किसी अमीर व्यक्ति की तरह दिखता था और ना ही उसने अमीरों जैसे कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा वो बहुत छोटा लग रहा था। हालांकि सभी लोगों के भावों को देखते हुए उसे थोड़ा बेतुका और अजीब लगा, क्योंकि उन सभी के भावों को देख ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो लड़का इतनी बड़ी रकम जुटाने में असक्षम था। यहाँ 1 मिलियन रुपए की बात थी। अलवर शहर में भी ऐसे बहुत से परिवार नहीं थे जो इतनी बड़ी रकम आसानी से दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाए, फिर इस दूरदराज के पहाड़ी गांव में किसी की तो बात ही छोड़िए। विजय ने भावहीन रूप से विराट की ओर देखा, फिर उसने अधेड़ उम्र की औरत की ओर देखा और कहा, पैसा आता ही होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। फिर उसने शिवम की ओर आंख मारी। भाई शिवम, तुम कुछ स्टूल क्यों नहीं निकालते? शिवम एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल कुछ स्टूल निकालने के लिए घर के अंदर भागा। उसने मिस माहिरा और उनके परिवार के लोगों को स्टूल दी। फिर उसने एक स्टूल विजय को भी दी। यार विजय, मैं तेरे पैसे नहीं ले सकता। क्या तूने जड़ी बूटी वृक्षारोपण शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी? इसके लिए भी तुझे पैसे की आवश्यकता होगी। शिवम ने शर्म से कहा। कोई बात नहीं भाई शिवम, तुम इसे मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट समझकर रख लो, विजय ने मुस्कुराते हुए दांतों के बीच से कहा। बचपन से ही अपने कजन भाई शिवम के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं। उसके सबसे बड़े मामा के परिवार ने भी हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। चूंकि विजय एक वफादार व्यक्ति था जो एहसान चुकाने में विश्वास रखता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा करना ही था। इस दौरान उसने काफी पैसा कमाया था। केवल उसके कार्ड में ही 2 से 3 करोड़ रुपए पड़े थे, इसलिए 10 लाख उसके लिए बहुत अधिक मायने नहीं रखते थे। फिर भी 10 लाख रुपए बहुत अधिक है, तुम्हें हमें इतना देने की जरूरत नहीं है, शिवम ने कहा। हाँ विजय, शिवम सही कह रहा है, तुम्हें हमें इतना देने की जरूरत नहीं है, उसके मामा ने भी कहा। आयशा एक चक्कर में बगल में खड़ी थी। वो अभी भी बहुत उलझन में थी। क्या यह संभव था कि शिवम का कजन भाई 10 लाख रुपए गिफ्ट में दे सकता था? यह कुछ हद तक चिंताजनक होगा। इस बीच गांव वालों ने आपस में उत्साहपूर्वक चर्चा की। उनके आदान प्रदान में मुख्य रूप से सदमे और ईर्ष्या शामिल थी, और वो केवल इस तथ्य को कोस सकते थे कि उनके ऐसे रिश्तेदार नहीं थे जो विजय की तरह काबिल हों। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद विराट थोड़ा अधीर होने लगा। कमीने, तूने पैसे की बात की थी ना, फिर वो कहाँ है? उसने विजय की ओर देखा और उससे ठंडे दिमाग से पूछा। क्या जल्दी है, बस थोड़ा इंतजार करो, विजय ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। आखिर विराट और अन्य लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब प्रभास पैसे और गाड़ी लेकर गांव पहुंचेगा? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी सुपर बिजनेसमैन के साथ। अध्याय में हमने पढ़ा कि विराट ने विजय की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन फोन किया था, लेकिन पापड़ा गांव और विजय का नाम सुनने के बाद रिपोर्ट दर्ज करने वाले ऑफिसर ने कॉल कट कर दी थी। इसके बाद विजय ने विराट से कहा कि वो शादी का खर्च झेलेगा, इसलिए उसने प्रभास को 10 लाख रुपए कैश लाने के लिए कहा था। अब आगे, यार तुम्हारा पैसा कहीं रिक्शे में तो चलकर नहीं आ रहा है, विराट ने हंसते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, अब यह नाटक करना बंद कर। मुझे पता है तेरे जैसे एक घटिया किसान के पास इतना पैसा कभी नहीं हो सकता है। उसने अभी यह कहना खत्म ही किया था कि तभी उसने अपने आसपास की भीड़ में हंगामा सुना। किसी ने गांव की एंट्रेंस की ओर देखते हुए कहा, वो आ चुके हैं, वहां देखो। विराट एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन फिर जल्दी से हंस पड़ा और खुद से सोचा, सही समय पर, अब बस मुझे इंतजार है कि यह कैसे बेनकाब होता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने अपना सिर उठाया और उस दिशा की ओर देखा जिसमें ग्रामीण देख रहे थे। अगर वो नहीं देखता तो ठीक होता, लेकिन जिस क्षण उसने ऐसा किया वो स्तब्ध रह गया। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? इस पिछड़े पहाड़ी गांव के रास्ते में लग्जरी कारों का काफिला कहां से आया? उसने अपने दिल में हैरान होते हुए सोचा। क्या वो रोल्स रॉयस है और वो BMW है? विराट की आंखें लगभग उसके सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। इट्स इम्पॉसिबल,
इस जगह पक्षी भी अपना घोंसला ना बनाए, फिर यहाँ इतनी लग्जरी कारें कैसे आ सकती हैं? एक संयोग, हाँ, ये सिर्फ एक संयोग होना चाहिए। विराट ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की। हालांकि जब उसने करीब से देखा तो उसने काफिले में फेस्टिव रेड सिल्क से ढकी एक कार देखी। उसी वक्त वो लगभग लकवाग्रस्त हालत में पहुंच गया। वो पूरी तरह से चकित था। अधेड़ उम्र की औरत भी दंग रह गई। कैसे, यह कैसे? सकी बड़बड़ाहट तेज थी और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव छा गया। जैसे ही आयशा के परिवार ने यह दृश्य देखा तो वो सभी भी दंग रह गए। ये पहले से ही काफी चौंकाने वाला था कि इतनी सारी लग्जरी कारें एक ही समय में एक ही स्थान पर कैसे दिखाई दे सकती थी। हालांकि तथ्य यह था कि ये लग्जरी कारें यहां सिर्फ पैसा देने आई थीं, जिसने उन्हें वास्तव में चकित कर दिया था। केवल एक कॉल के साथ वो कई लग्जरी कारों को बुलाने में कामयाब रहा था। यह लड़का किस तरह का व्यक्ति था? इन सवालों के साथ उन्होंने मुड़कर उस लड़के को देखा जो भावहीन चेहरे के साथ स्टूल पर बैठा था। जिन ग्रामीणों ने इस काफिले को पहले देखा था वे उतने हैरान नहीं थे, लेकिन वे सभी अभी भी बेहद उत्साहित थे। जहां तक शिवम और आयशा की बात है, जो पहली बार इस काफिले को देख रहे थे, उनका जबड़ा हैरानी से लटका हुआ था। बहुत जल्द काफिला गांव में प्रवेश कर गया। प्रभास सबसे पहले कार से बाहर निकला। उसने 2 डिब्बे पकड़े हुए थे। फिर मोहन उसके बाद दूसरी कार से निकला। फिर शंकर और बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी कारों से बाहर निकले। विजय, जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारे कजन भाई की सगाई हो रही है तो यह खुशखबरी मैंने सभी को सुना दी। इसलिए मैं सभी लोगों को यहां लेकर आ गया और उनका भी यहां आने का मन था। दूर से ही प्रभास ने चिल्लाया, तो तुम्हारा कजन भाई कौन है? मुझे उसे बधाई देनी है। फिर जब वो करीब आया तो उसने डिब्बों को जमीन पर रख दिया और उन्हें खोल दिया। दोनों डिब्बे 2-2 हजार के गुलाबी नोटों से भरे हुए थे। अचानक हैरानी में निकली आवाजों का एक धमाका हुआ और भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर विराट का रंग किसी भूत की तरह पीला पड़ गया। उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था और वो लगभग बेहोश होने वाला था। यह सच में 1 मिलियन रुपीस है। हे भगवान, यह किसान किस तरह का व्यक्ति है? उसके पास न केवल 10 लाख रुपए है, बल्कि उसके दोस्तों का एक ग्रुप भी है जो लग्जरी कारें चलाते हैं। यह सब सोचते हुए उसे अचानक ऑफिसर की पहले की प्रतिक्रिया याद आ गई और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। यह लड़का किसान नहीं था, वो एक तरह का बिग शॉट था। जिस तरह के बिग शॉट से पुलिस स्टेशन के लोगों ने भी खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। बिग ब्रो प्रभु, ये मेरा कजन भाई शिवम है और ये मेरी भाभी आयशा है। विजय ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रभास उनके पास गया और शिवम से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर उसने मोहन से एक ब्रीफ केस लिया और उसे देते हुए बोला, यह हम सभी की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट है। इसे अपनी शादी के प्रेजेंट के रूप में लेना। जस्ट टेक इट। शिवम ने ब्रीफ केस उससे ले लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें 2-2 हजार के गुलाबी नोट भरे हुए थे। अंदर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए रहे होंगे। ये कैसे हो सकता है? इसे रखने का कोई तरीका नहीं है। शिवम हैरान रह गया और उसने ब्रीफ केस को प्रभास के हाथों में वापस धकेलने की कोशिश की। ये ठीक है, बस इसे रखो। ये हमारी ओर से सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट है, शंकर और अन्य लोगों ने कहा। ब्रीफ केस को थोड़ी देर के लिए इधर उधर घुमाया गया। आखिरकार शिवम को एहसास हुआ कि वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए उसके पास इसे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये तो ठीक है, जब तुम शादी करो तो हमें इनवाइट करना मत भूलना, प्रभास ने हंसते हुए कहा। आयशा के परिवार के लोग उनसे कुछ दूर खड़े थे और ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वो सुपर बिजनेसमैन नॉवेल में आ गए हों, जहां सब कुछ राइटर के ख्वाब की तरह है। इससे पहले शिवम सिर्फ एक गरीब दुखी था, लेकिन पलक झपकते ही उसे शादी के खर्च के रूप में 10 लाख रुपए, एक कार और 3 से 4 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में मिल गए थे। उसका जीवन पल भर में बदल गया था। कौन जानता था कि इस शिवम का इतना अद्भुत रिश्तेदार होगा? आयशा के परिवार के लोग आपस में बात करने लगे। उनके शब्द प्रशंसा और ईर्ष्या के साथ थोड़े भरे हुए थे। मिस माहिरा ने राहत की सांस ली। अब वो थोड़ी खुश भी थीं। जितना अधिक वो शिवम को देखती, उतना ही वो उसे पसंद करने लगती। उसके लिए अगर उसका इतना प्रभावशाली रिश्तेदार था तो शिवम का भी भविष्य उज्जवल होना चाहिए। माँ,
अब आप हमारी शादी के लिए राजी हैं? आयशा उसके पास आई और धीरे से पूछा, इसमें पूछने वाली बात किया है? ऑब्वियसली मैं राजी हूं। तुम्हारा शिवम एक अच्छा लड़का है, मिस माहिरा खुशी से बोली। फिर यह तय रहा, चलो एक शुभ घड़ी देख शादी की तारीख चुन लेते हैं। अपनी मां को इतनी जल्दबाजी में देख आयशा का चेहरा लाल हो गया। विजय के मामा मामी अब मुस्कुरा रहे थे। फिर वो दोनों मिस माहिरा के पास गए और उनसे बात करने लगे। भले ही मिस माहिरा ने पहले थोड़ा सनकियों की तरह बर्ताव किया था, लेकिन वो समझ सकते थे कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया था। इसलिए उन्होंने सब गिले सिकवे भुलाकर हंसी खुशी बात की। आखिरकार वो सभी भविष्य में परिवार होंगे। इस समय पूरे गांव में जश्न का माहौल था। इस बीच अधेड़ उम्र की औरत, विराट और अन्य लोगों ने सभी की लापरवाही का फायदा उठाया और अपमानित महसूस कर वहां से चले गए। आज की दोपहर पूरा गांव उत्सव के माहौल से भर गया था। ये कई वर्षों में पहली बार था जब गांव में किसी ने शहर की महिला का हाथ जीता था। विजय के लाखों रुपए के तोहफों ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया था। दोनों परिवारों के बीच चर्चा के बाद शादी की तारीख 1 महीने से कुछ अधिक समय के बाद निर्धारित की गई थी। विजय की मामी ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके नाना नानी बहुत खुश थे और उन्होंने शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े को पकड़ लिया और कामना की कि वे जल्द से जल्द ढेर सारे बच्चे पैदा करें। अंत में विजय, प्रभास और अन्य लोगों के साथ पहाड़ों की ओर बगीचे की कंस्ट्रक्शन साइट पर गया। विजय, बगीचे का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? प्रभास ने पूछा। इस समय विजय पहाड़ी की एक चोटी पर खड़ा था। वो नीचे उस जगह को देख रहा था जहां बगीचे का काम तेजी से चल रहा था। उसके चेहरे पर एक चिंतनशील नजर थी। उसने पहले भी इस बारे में सोचा था। बगीचा स्थापित करना केवल पहला कदम था, क्योंकि इसका उपयोग उन औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति के लिए किया जाएगा जिनकी बाजार में कमी थी। इस तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद वो खुद की जगह औषधीय जड़ी बूटियों की औषधीय शक्तियों को सक्रिय करने के लिए एक फॉर्मेशन बना सकता था, ताकि जड़ी बूटियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। हालांकि वो हिचकिचा रहा था। मार्केट में उतारने के लिए पहले उत्पाद के रूप में उसे किस प्रकार की दवा चुननी चाहिए? वजन घटाने वाली चाय, कामोद्दीपक, स्वास्थ्य देखभाल औषधि या कॉस्मेटिक क्रीम? आप लोगों को कौन सी दवा सबसे अच्छी लगती है? उसने प्रभास और बाकी लोगों से पूछा। निश्चित रूप से कामोद्दीपक। कौन सा आदमी ऐसा कुछ नहीं चाहेगा? मोहन ने बेपरवाह जवाब दिया। इसके बाद अन्य लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शंकर की अलग राय थी। मुझे लगता है कि वजन कम करने वाली चाय बेहतर होगी। जहां तक कामोद्दीपक औषधि का सवाल है, उसे बस पुरुष ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले प्रोडक्ट के रूप में ऐसा कुछ चुनना चाहिए जिसे बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत सभी इस्तेमाल कर सकें। जहां तक वजन घटाने वाली चाय की बात है, अभी बाजार में उपलब्ध चाय सभी नकली हैं और विजय की वजन घटाने वाली चाय बेहद प्रभावी है। अगर उसका ठीक से प्रमोशन किया जाता है तो यह एक सनसनी पैदा कर देगी। हाँ, ये तो सच है। प्रभास और बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। विजय ने भी इसके बारे में सोचा, फिर सिर हिलाया। यह वजन घटाने वाली दवा उसके द्वारा बनाई गई पहली दवा थी। अब तक वो उस रात चाचा के घर पर सूअरों पर हुए दुर्भाग्य को याद कर सकता था। तो चलो वजन घटाने वाली चाय चुनते हैं, विजय ने ताली बजाकर कहा। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें पहले बगीचे का पूरा काम खत्म करना होगा। हाँ, जल्दी मत करो, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रभास और बाकी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत जल्दी। कुछ दिन बीत गए। विजय ने इन कुछ दिनों में अभ्यास किया था। इसके अलावा हर सुबह वो अपने पौधों को देखने के लिए पापड़ा गांव जाता था। फिर वो ड्रैगन मशरूम के विकास की जांच करता था। जादुई झरने द्वारा आपूर्ति की गई सिंचाई और 2 लाइन फॉर्मेशन की जादुई ऊर्जा द्वारा प्रदान किए गए पोषण के साथ दोनों जड़ी बूटियों का खतरनाक दर से विकास हुआ था। वो हर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे विकास दर बेहद संतोषजनक थी। आज सुबह जैसे ही विजय पापड़ा गांव से लौटा, उसे एक फोन आया। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह कोई अननोन नंबर है। यह कौन हो सकता है? विजय ने कॉल का जवाब देने से पहले बड़बड़ाया। हे, इज दिस विजय? फोन की दूसरी साइड से एक मीठी आवाज आई। विजय दंग रह गया, लेकिन जल्द ठीक भी हो गया। तुम माही? हाँ, ये मैं हूं।
फिर विजय ने हैरानी में पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मुझे ये तुषार से मिला है। ओ, विजय ने जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, क्योंकि वो माही से ज्यादा क्लोज नहीं था। माही स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी, जबकि वो सिर्फ एक पहाड़ी गांव का लड़का था। वो पूरी तरह से अलग दुनिया से थे। भले ही वो क्लासमेट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में शायद ही कभी बात की थी। उनके स्कूल में सेक्शन सिस्टम था, हर क्लास में अलग अलग सेक्शन होते थे। इसी तरह वो दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन उनका सेक्शन अलग था, इसलिए वो शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते थे। तो क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? विजय ने पूछा। क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुम्हें दोपहर में लंच के लिए इनवाइट करना चाहती हूं, माही ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसने किसी लड़के को खाने के लिए इनवाइट किया था। मुझे बचाने के लिए। मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं बोला है, माही ने आगे कहा। मैं ये पहले ही करना चाहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से मॉम डैड बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। वो इस बार केवल इसलिए सहमत हुए क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें लंच पर इनवाइट करना चाहती हूं, ताकि तुम्हें ठीक से थैंक्स बोल सकूं। विजय ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर वो मान गया। उसके पास इनविटेशन ठुकराने का कोई रीजन नहीं था। उसे इनविटेशन एक्सेप्ट करता सुन अचानक माही थोड़ा एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, चलो ठीक है, फिर आधे घंटे में सिटी सेंटर के बुक स्टोर के पास मिलते हैं। ओके, विजय ने जवाब दिया। देन आई सी यू लेटर, माही ने कहा और कॉल कट कर दी। एक बार जब उसने फोन रखा तो विजय ने एक पल के लिए सोचा, यह तय करने की कोशिश की कि उसे अपने कपड़े बदलने चाहिए या नहीं। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके पास कुछ सूट के अलावा पहनने को कुछ अच्छा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मुझे माही के साथ लंच पर कोई बिजनेस सूट पहन कर जाना चाहिए। ये कितना ऑकवर्ड होगा। ये भूल जाओ, मैं और भी साधारण कपड़े पहनकर जाऊंगा, उसने खुद से कहा। फिर जाने से पहले एक साफ शर्ट पहन ली। वो बस में चढ़ गया और 20 मिनट के बाद वो सिटी सेंटर में बुक स्टोर के सामने पहुंच गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे अचानक सड़क के किनारे से हंगामा सुनाई दिया। वो मुड़ गया और सदमे में आ गया। सड़क के दूसरे छोर पर एक सुंदर आकृति चल रही थी। उसका शरीर सुडौल, आकर्षक और सुंदर था। उसने एक साफ सुथरी व्हाइट शिफॉन ड्रेस पहनी हुई थी, जबकि ड्रेस के नीचे क्लीन, स्ट्रेट एंड ब्यूटीफुल लेग्स की एक जोड़ी खुली हुई थी। उसका चेहरा अद्वितीय रूप से सुंदर था। उसका रूप इतना चमकदार था कि उसका दम घुटने लगा था। वो शालीनता से उसके पास आई। उसकी सफेद स्कर्ट हवा में उछल रही थी, जिससे वो विशेष रूप से स्वर्गदूत लग रही थी। उसके पास एक ऐसी आभा थी जो अलौकिक लगती थी, जैसे कि वो अभी अभी एक पेंटिंग से बाहर निकली हो। उसकी उपस्थिति ने सड़क पर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया था। सड़क पर हर एक आदमी उसे आंखें फाड़े देख रहा था। वहां पूरी तरह से आश्चर्य की आवाजें आ रही थीं, और उनमें से कई तो उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि अपनी पलकों को झपकाना और फटे हुए मुंह को बंद करना भूल गए थे। उस समय सड़क हंगामे से भरी हुई थी। वाह यार, क्या गजब का माल है। कई अश्लील जानवर लगभग लटपट हो रहे थे। उनमें से कुछ को ऐसा लग रहा था कि वो एक कदम आगे बढ़ाकर उसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर दे। इस खूबसूरत लड़की को देखकर विजय हैरान रह गया। वो जन्म से ही सुंदर थी, लेकिन अच्छे से कपड़े पहनने के बाद वो और भी सुंदर हो गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां गई, वो ध्यान का केंद्र थी। विजय ने चारों ओर देखा और अचानक भारी दबाव महसूस किया। अगर वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा होता तो वो भी जांच के दायरे में होता। हालांकि वो आहाना के साथ कई बार बाहर गया था, इसलिए उसे लगभग इसकी आदत हो गई थी। आहाना परिपक्व और कामुक थी, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां जाते, स्थिति लगभग इसी तरह की होती थी। कुछ ही देर में वो लड़की सड़क किनारे रुकी और बुक स्टोर के पास किसी को देखने लगी। उसने अपने होठों का पीछा किया और उसका सुंदर चेहरा एक उज्जवल मुस्कान में बदल गया। उसकी मुस्कान ने उसके आसपास के पुरुषों के दिलों को पिघला दिया। फिर वो जल्दबाजी में विजय के पास गई और मुस्कुराते हुए एक फ्लर्टिंग टोन में बोली, हे, you're here। अचानक उनके आसपास के लोग दंग रह गए और उनकी घातक नजरें एक साथ विजय को देखने लगीं। जब उन्होंने विजय की उपस्थिति और उसके कपड़ों को देखा तो वो और भी अधिक चकित रह गए।
यह लड़का ठीक लग रहा था, लेकिन उसने बहुत घटिया कपड़े पहने थे जो उस सुंदरता के लिए मिसमैच था। डैम, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? जलन और गुस्से भरी नजरों से विजय को देखते हुए कई लोग गुस्से में बड़बड़ाने लगे। आखिर कौन थी यह बला की खूबसूरत लड़की? क्या वो माही थी या फिर थी कोई और? आखिर विजय को लंच पर इनवाइट करने के पीछे माही का क्या मकसद था? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी सुपर बिजनेसमैन के साथ। सिर्फ पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि विजय को पापड़ा गांव से लौटने के कुछ दिन बाद माही की कॉल आती है और वो उसे लंच पर इनवाइट करती है, जिसके लिए विजय रेडी हो जाता है और पहुंच जाता है सिटी सेंटर बुक स्टोर के सामने। लेकिन तभी वहां उसे एक बला की खूबसूरत लड़की दिखती है जो उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करती है। अब आगे उसके सामने की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि वो हवा के माध्यम से सांस लेना भी भूल गया था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले कितनी ही ब्यूटीज को देखा था, विजय फिर भी उसे देखता ही रह गया। विजय, सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने आने में कुछ ज्यादा देर कर दी। शायद तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा है ना? माही ने धीरे से कहा। नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले ही आया था। विजय ने अपना सिर हिलाया। चलो फिर चलते हैं, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहते हुए उसने अपना राइट हैंड उठाया और बाईं ओर इशारा किया। वहां एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो हम वहीं चलते हैं। ठीक है, विजय ने सहमति में सिर हिलाया। चलो, माही आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसके कदम हल्के थे। वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। मैं कुछ समय से बाहर नहीं आई हूं, यह लगता है अद्भुत। जैसे ही उसने यह कहा, वो मुड़ गई और विजय की ओर देखते हुए मुस्कुराई। धूप के नीचे उसकी सुंदर आंखें कांच की तरह साफ थीं, बिना किसी दोष के। जब उसने उसे इस तरह देखा तो विजय को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे चिंता थी कि उस घटना से गुजरने के बाद माही कहीं डिप्रेशन में ना हो। विजय, उस दिन के लिए थैंक्स। अगर तुम नहीं होते तो शायद मोहित अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता। जब माही ने उस दिन को फिर से याद किया तो उसके चेहरे पर भाव थोड़े फीके पड़ गए। विजय ने जवाब दिया, इट्स ओके, ऐसा करना मेरा फर्ज था। फाइनली मोहित अब अपनी सही जगह पर हैं, वो अब जेल में है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो अपने बुरे कर्मों की सजा अच्छे से भुगत रहा होगा। हाँ, वो वहीं रहना डिजर्व करता है। मेरा बस चले तो मैं उसे जेल से निकलने ही ना दूं। माही का चेहरा गुस्से में फूल गया और उसने आगे कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इतना घृणित और बुरा व्यक्ति होगा। इसे ही सतह पर किसी को जानना कहते हैं, लेकिन यह जानना कि उनके दिल में क्या है, कोई नहीं जानता, विजय ने कहा। माही ने सहमति में सिर हिलाया। ओह राइट विजय, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। पिछले 3 सालों में तुम बहुत बदल गए हो। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से अलग इंसान हो। माही ने मुड़कर उसे एक साइड लुक दिया। उसकी सुंदर आंखें विजय की जांच कर रही थीं। क्या ऐसा है? विजय ने पूछा। वो ना तो सहमत हुआ और ना ही इनकार किया। हाँ, मुझे याद है कि जूनियर हाई स्कूल में तुम एक बंद लौकी की तरह बहुत अनकहे थे, लेकिन अब तुम बहुत बहुत अलग हो। ओह हाँ, मैंने दूसरों को यह कहते हुए भी सुना कि तुमने कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया है। विजय ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें तो पता है कि मुझे तनवीर से लड़ाई करने पर स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया था। उसके बाद मैंने किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया और ना ही किसी कॉलेज में भी एडमिशन लिया। माही ने थोड़ा हैरान होते हुए आह के साथ जवाब दिया। लेकिन किस्मत से रेस्टिगेट किए जाने के बाद मैंने कुछ औषधीय कौशल सीख लिए और डीआईजी के बेटे को बचा लिया। यही कारण है कि उस दिन कैप्टन आदित्य मेरे साथ बहुत विनम्र था। हाँ, वैसे यह भी अच्छा है, डीआईजी डिस्ट्रिक्ट के टॉप ऑफिसर्स में से एक होता है। जब मैंने अपने मॉम डैड को इस बारे में बताया तो तुमने जो किया उससे वो दोनों हैरान रह गए। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं अब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। हाल ही में मैंने एक जगह खरीदी है और औषधीय जड़ी बूटियों का रोपण शुरू किया है। फ्यूचर में मैं एक फैक्ट्री और अंत में एक कंपनी खोलूंगा, विजय ने कहा। माही मुस्कुराई और खुशी से कहा, फिर तो फ्यूचर में मुझे तुम्हें बॉस विजय बुलाना होगा। विजय खुश था और मुस्कुराया। चलते चलते दोनों आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद माही अचानक अपनी जगह पर रुक गई और विजय की ओर देखा। ओ राइट,
क्या तुम और लावण्या? विजय हैरान रह गया और उसने जल्दबाजी में जवाब दिया, नहीं, अब नहीं। माही की आंखें चमक उठीं और वो काफी शांत लगने लगी। यह तो अच्छा है। विजय दंग रह गया। मेरा मतलब था, अब जब तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें बाहर लंच पर इनवाइट करने के बारे में थोड़ा कम दबाव महसूस कर रही हूं, वरना अगर हमें किसी ने देख लिया होता तो चीजें अच्छी नहीं होती। माही ने समझाया। हाँ, ये तो है। विजय सहमत हो गया। कुछ और आगे चलने के बाद वो रेस्टोरेंट में पहुंचे। अभी सुबह का वक्त था तो रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए उन्हें जल्दी टेबल मिल गई। जब वे दोनों टेबल पर बैठ गए तो उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया जो कुछ 1000 रुपए के बराबर था। जब उन्होंने खाना स्टार्ट किया तो माही ने उसे अपने बारे में कई बातें बताई। जब विजय ने सुना कि वो गुड़गांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब रही थी तो वो थोड़ा हैरान रह गया। उसका कजन भाई यानी कि उसकी चाची का प्यारा बेटा वहां पढ़ रहा था। पूरे हरियाणा स्टेट में गुड़गांव यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक थी। अगर उसे रेस्टिगेट नहीं किया गया होता, यहां तक कि टॉप ग्रेड के साथ भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाता। जब विजय ने इसके बारे में सोचा तो वो थोड़ा निराश महसूस करने लगा। हालांकि बहुत जल्द यह भावना फीकी पड़ गई थी। अब अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं भी जाता है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। विजय, क्या आज तुम दोपहर में फ्री हो? माही ने अचानक पूछा। हाँ, मैं हूं। क्या बात है? तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चल सकते हो? मेरे लिए बाहर आना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती। माही ने उसे एक क्यूट पप्पी की तरह देखा और ईमानदारी से विनती की। विजय एक पल के लिए दंग रह गया। फिर वो हंसा। ठीक है, आज वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है, विजय ने जवाब दिया। दैट्स ग्रेट। माही किसी बच्ची की तरह खुश हो गई। खाना खाने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और सड़क के किनारे चले गए। जैसे ही वो सड़क किनारे पहुंचे, माही ने अचानक उनके सामने एक आइसक्रीम की दुकान की ओर इशारा किया और पूछा, विजय, क्या तुम कुछ आइसक्रीम खाना चाहते हो? विजय ने कहा, ठीक है, मैं 2 आइसक्रीम खरीद कर लाता हूं। नहीं, आज यह मेरी तरफ से ट्रीट है, तो मैं इसे खरीदने जाऊंगी। तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? मुझे कुछ भी चलेगा, जो तुम्हें पसंद हो वही मेरे लिए लेकर आ जाना। ओके, यहीं रुको, मैं अभी आई। यह कहकर वो आइसक्रीम की दुकान पर चली गई। विजय ने उसे जाते हुए देखा और देखा कि आइसक्रीम दुकान खचाखच भरी हुई थी और अंदर लंबी कतार लगी हुई थी। इस प्रकार वो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने अचानक कुछ लोगों के एक ग्रुप को अपनी बाईं ओर की सड़क पर चलते हुए देखा। उस ग्रुप में लगभग 10 लोग थे। वो काफी यंग थे और लगभग 18 साल के होंगे। विजय ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वो उन लोगों के ग्रुप को अच्छे से जानता था। ये उसी के स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स थे। उनमें से एक कपल था जिन्हें वो अच्छे से पहचानता था। यह तनवीर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लावण्या थी। विजय की भौहें सिकुड़ गईं और उनसे अपनी नजरें हटाते हुए मुड़ गया, लेकिन फिर भी उन लोगों में से उसे किसी ने मुड़ते हुए देख लिया था। वो कौन है? वो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, किसी ने शोर मचाया। तनवीर ने उसकी ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसकी आंखों में एक काली लकीर नजर आने लगी। क्या वो विजय नहीं है? इससे पहले मॉल में वो इस लड़के को अपमानित करने के अपने प्रयास में विफल रहा था। इसके बजाय उसे खुद ही अपमानित होना पड़ा था। वो उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकता था, इसलिए उसके दिल में विजय के प्रति अभी भी बहुत गुस्सा भरा हुआ था। उसकी नजरों में विजय और कुछ नहीं बल्कि एक पहाड़ी गांव का गरीब लड़का था, एक तुच्छ किसान मजदूर था। वो किसी कचरे से अलग नहीं था, फिर भी उसके जैसा एक बेकार इंसान किसी तरह एक चार्मिंग और सेक्सी ब्यूटी को आकर्षित करने में कामयाब रहा था। वो जलन से पागल कैसे नहीं हो सकता था? उस सेक्सी ब्यूटी के कांटेक्ट में आने के बाद से ही वो लगभग गायब सा हो गया था। जब उसने अपने दूसरे चाचा को विजय के साथ खिलवाड़ करने के लिए उकसाया था, तो ना केवल उसकी प्लानिंग फेल हुई थी, बल्कि उसने अपने दूसरे चाचा को भी मुसीबत में डाल दिया था। उसके जैसे फटीचर को एक सेक्सी ब्यूटी मिल गई थी, लेकिन वो अभी भी केवल लावण्या के साथ बंधा हुआ था।
उसने अपने दांतों को कस लिया और उसकी अभिव्यक्ति क्रूरता के संकेतों से काली हो गई। लावण्या, जो उसके बगल में चल रही थी, जब उसने भी उधर देखा तो वो दंग रह गई। उसके सुंदर चेहरे की विशेषताओं में एक परस्पर विरोधी रूप दिखाई दिया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी भी मंद हो गई। जब तनवीर ने लावण्या की अभिव्यक्ति देखी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके दिल में गहरी नफरत और अधिक फैल गई। आखिर अब तनवीर क्या करने वाला था? क्या वो विजय को फिर से अपमानित करने की कोशिश करेगा? और आखिर क्या होगा जब माही को इस बारे में पता चलेगा? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए तनवीर ने उदास भाव के साथ कहा। विजय? उनमें से कई लड़के हैरान रह गए। गौर से देखने पर उन्होंने भी उसे पहचान लिया। यह तो सच में विजय है। उसके बाद उनमें से प्रत्येक ने अपने चेहरे पर कुछ तिरस्कारपूर्ण और घृणित रूप दिखाया। विजय एक पहाड़ी गांव का एक गरीब लड़का था। वो उन लोगों के समान नहीं था जो शहर में पैदा हुए और पल्ले बढ़े थे, और उन्होंने हमेशा इसके लिए उसे नीचा देखा था। उनके अनुसार जब उसे तनवीर के साथ लड़ाई करने पर स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया था, तब शायद वो कुछ छोटे मोटे काम कर रहा होगा और वो तब से दयनीय स्थिति में रह रहा होगा। जहां तक लड़ाई की घटना का सवाल है, वो यह भी जानते थे कि विजय और तनवीर में लावण्या के लिए लड़ाई थी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और तनवीर और लावण्या की ओर देखा। जब उन्होंने विजय को फिर से देखा तो उनकी आंखों में अहंकार का आभास हुआ। उनके दिमाग में विजय सिर्फ एक बेवकूफ था। वो एक गरीब लड़का था जिसने एक लड़की के लिए प्रिंसिपल के बेटे के साथ पंगा ले लिया था और अपने फ्यूचर को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। तनवीर, क्या संयोग है? उनमें से एक लंबे और पतले लड़के ने विनम्रता से कहा। सामने खड़े विजय की ओर देखते ही उसकी नजर मजाक से भर गई। लगभग 1.5 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह भिखारी अब क्या कर रहा होगा। उसे देखते हुए मुझे तो यह लग रहा है कि वो शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई मजदूर होगा और ईंट पत्थर ढोने का काम करता होगा। जिस तरह के उसने कपड़े पहने हैं उनसे से तो ऐसा ही लगता है। हाँ, यह सच है। वो सिर्फ एक गरीब पहाड़ी हैं। इसके अलावा वो कर ही क्या सकता है? ये बातें करते हुए उन लोगों का ग्रुप जोर जोर से हंसने लगा। ये मानव स्वभाव था। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो खुद से नीचे दर्जे का हो, उन्हें श्रेष्ठता की एक मजबूत भावना से भर देता है। उसी समय तनवीर के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, मुझे पता है कि वो अब क्या कर रहा है। क्या तनवीर, क्या सच में तुम्हें पता है? कहीं वो सच में तो ईंटें ढोने का काम नहीं कर रहा है? हा, लंबे और पतले लड़के ने हंसते हुए पूछा। तनवीर क्रूरता से मुस्कुराया और कहा, यह अच्छा होता अगर वो ईंटें उठाने वाला कोई मजदूर होता। कम से कम उसके पास कुछ गरिमा तो बची होती। लेकिन अब वो एक कॉल बॉय बन चुका है। देखते ही देखते भीड़ में कोहराम मच गया। क्या? एक कॉल बॉय? ये सच में एक घटिया इंसान है। किसने सोचा होगा कि वो इतना नीचे गिर जाएगा? धिक्कार है इस घृणित इंसान पर। उन लोगों का ग्रुप इस खुलासे से थोड़ा हैरान था, विशेष रूप से कुछ लड़कियां। इस प्रकार वो एक घृणित अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। यह सुनकर लावण्या को तनवीर पर गुस्सा आने लगा। जैसे ही वो अपना मुंह खोलने वाली थी, कुछ सोचकर रुक गई। तनवीर ने आगे कहा, मैंने कुछ दिनों पहले उसे अपनी आंखों से देखा। वो एक बदतमीज और बूढ़ी मोटी औरत के साथ मॉल में घूम रहा था और वो एक दूसरे से चिपके हुए थे, जैसे एक कपल हों। इस तरह के लोग वास्तव में बहुत घटिया होते हैं। वो चाहें तो कोई भी एक छोटी मोटी नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी गरिमा और शरीर बेचने को चुना। मुझे तो उसे अपना क्लासमेट कहने पर भी अफसोस हो रहा है। तनवीर ने अपने चेहरे पर एक सन की भाव धारण करते हुए पूरी आत्मधार्मिकता से कहा। जब वो यह बातें बोल रहा था तो उसे अपने दिल में सुकून मिल रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ओह विजय, मैं जानबूझकर तेरी बदनामी कर रहा हूं और तेरी प्रतिष्ठा को खराब कर रहा हूं। देखते हैं कि तुम इस बदनामी के साथ कैसे रहोगे। किसने सोचा होगा कि वो स्कूल से निकलने के बाद एक कॉल बॉय बन जाएगा। इस तरह के लड़के सच में घटिया होते हैं। मैंने तो सुना है कि इस तरह के लड़के बूढ़ी और बदबूदार औरतों को सेवा देता है। वैसे यह भी प्रभावशाली है कि वो इस काम को करने में सक्षम है। लंबा पतला लड़का बोला और बदतमीजी से हंसता रहा। अरे, ये तो फिर भी ठीक है कि वो बूढ़ी औरत के साथ होगा, लेकिन सबसे दुख की बात तो यह है कि ऐसे पुरुष भी हैं जो कॉल बॉय की तलाश करते हैं।
वो लोग बिना झिझके जोर जोर से बातें कर रहे थे। विजय ने उनकी सारी बातें सुनी और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। ये तीसरी बार था जब तनवीर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो उसे बदनाम करना चाहता था। हंसते हुए उन लोगों का ग्रुप विजय के पास पहुंच चुका था और उनमें से पतले और लंबे लड़के ने मजाकिया भाव के साथ चिल्लाते हुए पूछा, हे विजय, लंबे समय से नहीं देखा। मैंने सुना है कि तुम अब एक कॉल बॉय हो। धंधा कैसा चल रहा है? मजा तो आ रहा है ना? ये सुनकर उसके पीछे खड़े सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। यार जेम्स, उससे ऐसे मत पूछ, शायद उसे शर्म आए अपने धंधे के बारे में बताते हुए। हाँ, शायद वो उसका पर्सनल मामला है। ग्रुप में सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उनके लिए विजय मनोरंजन का एक विषय था। विजय ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं और उसकी नजरें ठंडी हो गईं। हाँ यार, सॉरी अगर मैंने तुम्हें डायरेक्टली पूछ लिया हो तो। वैसे इस तरह की जॉब वास्तव में तुम्हें सूट करती है। जेम्स ने ठहाका मारा। जेम्स तनवीर का एक अच्छा फ्रेंड था। जब विजय की तनवीर से लड़ाई हुई थी तो उस दौरान उसे विजय का एक मुक्का लगा था, इसलिए वो अब तक थोड़े गुस्से में था। विजय ने अपना चेहरा शांत रखा और जवाब देने के लिए कुछ नहीं कहा। उसकी प्रतिक्रिया को देखकर जेम्स और अधिक साहसी होने लगा। यार विजय, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिलकर खुश नहीं हो? देखो, लावण्या भी यहाँ है। जेम्स ने लावण्या की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे, कॉल बॉय होने में कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी तुम अपना शरीर बेच रहे हो। क्या यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? तुम खुद ही सोचा, तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है तो भला तुम और क्या कर सकते थे? जेम्स ने भलाई का ढोंग करते हुए कहना जारी रखा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, विजय की आंखें ठंड से चमक उठीं। उसने अचानक एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ उठाया और एक सटीक थप्पड़ मारा। थप्पड़ तीखा और जोरदार था। इसने तुरंत जेम्स को चकित कर दिया। ग्रुप में मौजूद सभी की हंसी अचानक बंद हो गई, क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बेतुकी कल्पना में से कभी नहीं सोचा था कि विजय थप्पड़ मारने की हिम्मत कर सकता है। बास्टार्ड, तेरी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई हो? जेम्स ने अपने गालों को ढक लिया और गुस्से में कहा, क्यों? मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तुम घटिया सोच वाले लोग कुछ भी बोलो तो ठीक है, अगर मैंने इसके लिए तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो गलत है? विजय ने एक सर्द आवाज में जवाब दिया। तू जब एक कॉल बॉय है तो मैंने यह कह दिया तो इसमें गलत क्या है? जेम्स ने गुस्से में जवाब दिया। विजय ने एक और थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तू खुद एक कॉल बॉय है नहीं, शायद तेरा पूरा परिवार इस धंधे में है। कुत्ते, अगर तुझे यह तनवीर जो कुछ बोलेगा तो उसको तू चुपचाप मान लेगा, है ना? अगर इसने कहा कि तेरी मां। विजय ने खुद को शांत किया और आगे कुछ नहीं कहा। एक बार फिर चेहरे पर जोरदार थप्पड़ लगने से जेम्स को चक्कर आने लगे और वो पीछे हटते हुए पीठ के बल नीचे गिर गया। वो बुरी तरह से कांप रहा था क्योंकि उसका दिल गुस्से में फूला हुआ था। उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया था। फिर उसने कहा, तू ही है जिसने इसे शुरू किया था, अब मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत देना। विजय की ओर दौड़ने के लिए तैयार होकर वो अपनी बाजू की शर्ट को ऊपर धकेलते हुए खड़ा हुआ। कुछ अन्य लड़कों ने भी अपनी बाजू की शर्ट ऊपर की ओर घूंसे मारने के लिए तैयार हो गए। इस दृश्य को देखते हुए तनवीर बगल में आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। क्या यह सभी लड़के सच में विजय को मारने वाले थे? क्या होगा जब विजय उनको पलटवार करते हुए वापस मारेगा? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। अध्याय में हमने पढ़ा कि तनवीर ने अपने सभी फ्रेंड्स को बताया कि विजय एक कॉल बॉय है, जिस कारण सभी ने विजय का खूब मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे। जब विजय की सहनशक्ति ने जवाब दे दिया तो उसने जेम्स को लगातार 2 थप्पड़ मारे। इसका बदला लेने के लिए जेम्स और उसके फ्रेंड्स मिलकर विजय को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। जिस वक्त जेम्स और बाकी लड़के विजय को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्होंने अपने बगल से एक कोमल चिल्लाहट सुनी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जेम्स और अन्य लड़कों ने जब मुड़कर आवाज की दिशा में देखा तो वो सभी हैरान रह गए। आइसक्रीम की दुकान से सफेद स्कर्ट में एक सुंदर लड़की निकल रही थी। जब वो चलती तो उसके काले बाल हवा में लहराते हुए नृत्य करते। वो सूरज की चमकती हुई धूप के नीचे
किसी हूर परी से कम नहीं लग रही थी। उसको देख सभी भौंचक्के रह गए। यह लड़की, क्या वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन माही नहीं है? वो यहां क्या कर रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। जेम्स और अन्य लड़कों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वो सीधे खड़े हो गए और स्कूल की ब्यूटी क्वीन के सामने अपना चेहरा खोने के डर से अपने कपड़ों को फिर से ठीक किया। तनवीर की आंखें अचानक चमकने लगीं। वो आगे बढ़ा और उत्सुकता से पूछा, माही, तुम यहां कैसे? माही उसे देखकर गुस्से में आ गई और तुरंत समझ गई कि यहां क्या हो रहा था। वो यह भी जानती थी कि तनवीर के कारण ही विजय को स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर तनवीर की ओर एक बर्फीली नजर डालते हुए उसका आकर्षक चेहरा सख्त हो गया। तनवीर ने माही के बदलते हुए भावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब वो स्कूल में थे, माही का अपने सभी आशिकों के प्रति यही रवैया था। माही, क्या इत्तेफाक है, हम सभी क्लासमेट्स को मिले काफी दिन हो गए हैं, चलो एक साथ घूमते हैं, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी ओर यह देखकर लावण्या का चेहरा फीका पड़ गया था। बिल्कुल भी नहीं, माही ने साफ मना कर दिया और वो विजय की ओर चली गई। उसके चार्मिंग चेहरे पर एक क्यूट स्माइल दिखाई दी जब वो धीरे से बोली, विजय चलो चलते हैं। इसके साथ उसने अपने हाथ में पकड़ी 2 आइसक्रीमर्स में एक विजय को दी। तनवीर थोड़ा उदास और शर्मिंदा लग रहा था, क्योंकि माही ने बिना एक नजर देखे उसको इग्नोर कर दिया था। हालांकि उसने यह कहकर खुद को सांत्वना दी कि माही हमेशा ही सभी लड़कों के प्रति ऐसी ही रही थी, लेकिन तभी उसे अगले ही पल महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब उसे एहसास हुआ कि माही विजय की दिशा की ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत मुड़कर देखा। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि माही विजय के पास पहुंची और उसे एक बड़ी स्माइल के साथ अपने हाथ में पकड़ी एक आइसक्रीम दी। इसके तुरंत बाद उसे लगा जैसे बिजली गिरने से उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। वो अकेला नहीं था, बल्कि जेम्स, साथ ही लावण्या, सभी की स्थिति ऐसी ही थी। उन सभी के जबड़े चौड़े खुले हुए थे और उनकी आंखें उनके सॉकेट से लगभग बाहर निकल रही थीं, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे अथाह दृश्य देखा हो। क्या क्या हो रहा है? जेम्स का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो सोचने लगा था कि कहीं वो किसी स्वप्न लोक में तो नहीं, वरना माही जैसी ब्यूटी क्वीन विजय जैसे व्यक्ति के साथ क्यों होगी? विजय सिर्फ एक पहाड़ी गांव का गरीब हारा हुआ लड़का था। इसके अलावा तनवीर ने तो यह भी कहा था कि वो अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए अपना शरीर बेच रहा था। जहां तक माही की बात है, वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी। स्कूल में उसका अनगिनत लड़कों ने पीछा किया था। उनमें से कुछ तो काफी अमीर और हैंडसम भी थे, लेकिन वो सभी रिजेक्ट कर दिए गए थे। फिर ऐसे विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच किसी भी प्रकार का संबंध कैसे हो सकता है? इसके अलावा जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी डेट पर हैं। इस समय उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश उनके ठीक ऊपर गिर रहा हो। जहां तक तनवीर की बात है, उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इट्स इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब उसका दिल जलन से पागल हो गया तो उसने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? माही विजय से क्यों मिल रही हैं? इससे पहले वो आकर्षक और सेक्सी लेडी थी, अब यह ब्यूटी क्वीन माही भी। ऐसा लगता है कि उन दोनों का इस विजय के साथ किसी तरह का संबंध है। क्या वो दोनों अंधी हो गई है? ये कैसे हो रहा है? तनवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विजय से हर पहलू में 10 गुना नहीं 1000 गुना बेहतर था। वो कांपने लगा और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे दुर्भावनापूर्ण हो गई। उसने जो जबरदस्त हार महसूस की, वो उसे लगभग पागलपन के कगार पर पहुंचा रही थी। इसके अलावा लावण्या की स्थिति बहुत अलग नहीं थी, क्योंकि वो वहां खड़ी थी और चकित थी। वो अभी भी अविश्वास में थी कि वो क्या देख रही थी। पिछली बार उस चुलबुली सुंदर लेडी ने पहले ही उसे शर्मिंदा कर दिया था। अब माही ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसे अपने अस्तित्व को जानने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। इतना ही नहीं, उसने उनके सामने खड़े होकर हीनता का अनुभव भी कराया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए उसने अपना सिर भी नीचे कर लिया था ताकि उसे उन दोनों को देखने की जरूरत ना पड़े। माही, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तनवीर के चेहरे पर एक उग्र नजर थी और उसने उससे सख्ती से सवाल किया था। यह सुनकर माही की आंखें छोटी हो गईं और उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। फिर उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया,
तनवीर, इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तनवीर उसकी प्रतिक्रिया से दंग रह गया। अगले ही पल उसका भाव और भी उग्र हो गया। माही, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन यह विजय एक नीच और तुच्छ लड़का है। यह पहले भी कई अमीर महिलाओं के साथ रहा है और यह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, यह सच है। वो एक कॉल बॉय है, जेम्स ने भी तनवीर का साथ देते हुए कहा। माही ने हताशा में उनकी ओर देखा और कहा, इस बकवास को बंद करो। मुझे लगता है कि तुम लोग नीच हो। मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। तनवीर, तुम तो स्कूल में लोगों से झगड़ा करते थे सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे डेड प्रिंसिपल हैं। फिर उसने आगे कहा, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे डेड को कुछ समय पहले अरेस्ट कर लिया गया है। यही बुरे कर्मों का फल है। तू। तनवीर तुरंत क्रोधित हो गया। उसके चेहरे का भाव और भी भयावह हो गया। कुछ समय पहले उसके डेड पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इससे उसने तुरंत वो सारा सम्मान खो दिया जो उसने पहले इकट्ठा किया था। इससे पहले जो लड़के उसके सामने चूं तक नहीं करते थे और उसकी जी हुजूरी करते थे, अब जब वो उसे देखते तो उसका मजाक उड़ाने लगते थे। इस घटना ने उसके अहंकार पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया और उसने आगे इसका उल्लेख करने से इनकार कर दिया। फिर भी उसकी गरिमा अब सार्वजनिक रूप से टूटी हुई थी। तनवीर की आंखें खून से लटपट हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, मानो वो पूरी तरह से होश खो चुका था। वो आगे भागा और अपना हाथ उठाया और माही के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो गया। माही इससे बहुत डर गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि तनवीर अचानक इतना पागल हो जाएगा। क्या तनवीर माही को थप्पड़ मार देगा या फिर विजय उसे बचाने के लिए आ जाएगा? क्या माही और विजय के बीच कोई रिश्ता बनने वाला है या फिर यह बस एक दोस्ती पर ही खत्म हो जाएगा? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन।